नेक्स्ट जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात है, 50% जनरल कैटेगरी के लिए है। जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है 50% में से। 5% ऑफ 50% मीन्स 47.5% आपके मार्क्स होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपको 50% में से 5% डिडक्ट करके 45% हो जाएगा। 50% का 5% 2.5% होता है, तो इस हिसाब से आपको 47.5% मार्क्स चाहिए, जो कि रिजर्व कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, इन्होंने दी गई है, इसमें दी गई है नोटिफिकेशन में। आप लोगों को पता होगा कि 33% फीमेल कैंडिडेट का रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन आपका कैसे काम करेगा, जैसे कि हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में जैसे पोस्टें जारी की गई हैं। टीजीटी इंग्लिश की बात कर लेते हैं। 33% जो रिजर्वेशन है, जैसे जनरल कैटेगरी में 630 पोस्टें आई हैं, 630 का 33% जितना भी होगा उतना फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व होगा। उसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही फाइट करेंगी। ऐसे ही एससी में 315 है, तो उसके 33% में फीमेल कैंडिडेट ही फाइट करेंगी। उसके एक्सेप्ट जो पोस्टें रह गई हैं उनमें फीमेल और मेल दोनों फाइट कर सकते हैं। वो आपका जैसे रिजर्वेशन काम करता है वैसे ही काम करेगा। 33% जो पोस्ट हैं वो आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। जहाँ तक एज लिमिट की बात है, 42 इयर्स जो है एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 52 इयर्स एज लिमिट तक 52 इयर्स जो है मैक्सिमम एज लिमिट हो सकती है। 52 इयर्स से ज़्यादा आपकी एज लिमिट जो है वो नहीं जा सकती है। मैक्सिमम रिजर्व के लिए 52 है और अनरिजर्व के लिए 42 है। अनरिजर्व्ड के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। जैसे शेड्यूल कास्ट को 5 साल के रिलैक्सेशन दिया गया है। इन टोटल उनका 47 इयर्स का जो है टोटल रिलैक्सेशन बन जाता है कि 47 इयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्स सर्विसमैन जो है वो जो ABCD किसी भी ग्रुप के पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी एज कैसे कैलकुलेट की जाएगी। जो आपकी आज एक्चुअल एज है उसमें से आपको जो आपने मिलिट्री में जो काम किया है उस पीरियड को आप माइनस करेंगे और 3 साल का ब्रेक प्लस 3 साल का ब्रेक। टोटल अगर आप ये माइनस करेंगे और जो आपकी एज निकल के आती है वो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट उस टाइप से आपकी काउंट होगी। टीचर्स का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो मैक्सिमम आपका वर्किंग एक्सपीरियंस के बिना पर आप 5 साल तक का आप रिलैक्सेशन ले सकते हैं। जो टीचर आपके गवर्नमेंट एडेड स्कूल, रिकॉग्नाइज स्कूल या फिर गवर्नमेंट स्कूल ऑफ हरियाणा में एज ए गेस्ट काम कर रहे हैं। एज का जो रिलैक्सेशन है वो जो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है या फिर एक्स सर्विसमैन के सन्स या डॉटर्स को हैं तो उनको वो एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। एज का रिलैक्सेशन सिर्फ ओनली एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को ही मिलेगा। नेक्स्ट है कि अगर आप द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन ओनली टू दोज SC, BCA, BCB, EWS, PWD and ESM reserved categories post and upload documents in support thereof. जो कैंडिडेट ओनली दोज रिजर्व कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट जनरल कैटेगरी पोस्ट। जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट है अगर वो जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट अगर वो कंसिडर होना चाहते हैं, कौन से कैंडिडेट हो पाएंगे जिन्होंने एज में रिलैक्सेशन नहीं लिया है, परसेंटेज रिलैक्सेशन नहीं लिया है क्वालिफाइंग मार्क्स में, अंडर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्टेट के उसमें, और फी वेवर के एक्सेप्ट। मतलब आपने फ़ी का जो वेवर है, फ़ी अगर कम दी है तो वो वहाँ तक चल जाएगा, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन में और रिलैक्सेशन का एज नहीं लिया गया है तो रिजर्व कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको जनरल में काउंट कर सकते हैं। बशर्ते एक कंडीशन और है कि एचटेट में जो आपके मार्क्स हैं वो आपके 90 से ऊपर होने चाहिए। EWS के सर्टिफिकेट की बात है। EWS का सर्टिफिकेट आपको सेशन 2022-2023 के लिए जो वैलिड है वो बनवाना है। उसमें ऊपर मेंशन किया गया है कि द EWS सर्टिफिकेट जब आप बनवाएंगे तो उसमें सेशन मेंशन किया जाता है। तो अब आपको जो इस भर्ती में जो सर्टिफिकेट बनवाना है वो 2022-2023 सेशन के लिए बनाना है। और EWS सर्टिफिकेट आप लोगों को मैं बता दूं 2 टाइप से जारी होता है, एक तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा गवर्नमेंट के जो सर्टिफिकेट जारी करती है उसमें 6 लाख की इनकम का कैप है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है उसमें 8 लाख की इनकम का कैप है। इस जो भर्ती में आपका सर्टिफिकेट चलेगा वो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया हुआ चलेगा। आप लोगों को वही सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कोई कैंडिडेट गलती से सेंट्रल गवर्नमेंट वाला अपलोड न कर दें। कृपया EWS का सर्टिफिकेट अपलोड करने से पहले जांच लें कि सर्टिफिकेट हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है।
BCA BCB कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको अपना सर्टिफिकेट अभी फ्रेश बनवाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया OBC सर्टिफिकेट इसमें नहीं चलेगा, आपको BCA BCB कैटेगरी का फ्रेश सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो कि 2022-2023 सेशन के लिए वैलिड है। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन को अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो कि इशू किया गया है कंसर्न जिला सैनिक बोर्ड और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या बुक के द्वारा, उससे अटैच करवा के वो अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इसमें डिटेल्स ऑफ फीस है, ये आपको बता दी गई। और जहाँ तक स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की बात है, 95% आपका रिटर्न एग्जाम रहेगा, 5% सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के रहेंगे। सो 5% जो वेइंग है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की, वो किन किन को मिलेंगे, जिनके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब नहीं है उसके साथ साथ आपकी जो फैमिली की इनकम की जो कैप है, फैमिली की इनकम है वो 1,80,000 से नीचे होनी चाहिए। तो 1,80,000 से अगर किसी की फैमिली इनकम है आपके परिवार पहचान पत्र में, तो उनको 5% जो है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले ही आपके घर में किसी की सरकारी जॉब न हो। सो ये फैमिली का मतलब दिया गया है इसमें। ये बहुत सारे कैंडिडेट की क्वेरी रहती है कि फैमिली का मतलब क्या है इसमें। अगर कोई मेल अप्लीकेंट है जो कि अनमैरिड है, तो उस केस में आपका वो खुद मेल अप्लीकेंट खुद, उसके फादर, मदर, वाइफ और अनमैरिड ब्रदर और सन। सो मैरिड मेल के विषय में है ये। तो उनमें कौन कौन उनकी फैमिली में काउंट होगा, फादर, मदर, वाइफ। अगर ब्रदर अनमैरिड है तो वो भी काउंट होगा, और अगर घर में सन बच्चे हैं तो वो भी काउंट हो जाएंगे उसमें, 18 साल से अगर ऊपर है तो। फीमेल जो है अनमैरिड में, वो खुद, उनके फादर, मदर और भाई अगर अनमैरिड है तो वो उसकी फैमिली में काउंट होगा। फीमेल अगर मैरिड है तो उस केस में वो खुद, उसका हस्बैंड, उनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, और अगर ब्रदर इन लॉ मैरिड है तो वो खुद और उनके सन। डाइवर्स्ड फीमेल है तो उस केस में वो खुद, उनके फादर, मदर, अगर ब्रदर अनमैरिड है तो वो, और अगर बच्चा है तो वो खुद। तो ये फैमिली की डेफिनेशन है। और एप्लीकेशन और उस एप्लीकेंट के लिए भी है 5% वेटेज अगर विडो है, या फिर फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 42 ईयर्स, या पहले या दूसरी चाइल्ड है और उनके फादर की डेथ 42 ईयर्स की एज अटेन करने से पहले हो चुकी है, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड, या फिर उनकी फादर की जो डेथ है वो उनके 15 साल की एज अटेन करने से पहले हो चुकी है। इस सब से 5% का वेटेज है। ट्राइब के लिए भी है। और एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट हैं, जिन कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है उनको मैक्सिमम 4% का वेटेज दिया गया, मैक्सिमम 4 मार्क्स दिए गए हैं। सो हर एक साल का मतलब 6 महीने से ज़्यादा और 8 महीने से कम अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आपको 0.5% दिया गया है, मतलब आधा नंबर दिया गया है। तो इस हिसाब से आपको मैक्सिमम 8 साल का नंबर मिल सकते हैं, 8 साल के आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं। अब मैक्सिमम जो रिजर्वेशन है इसमें कि जो आपका एक्सपीरियंस का जो मार्क्स मिल रहे हैं सोशो इकोनॉमिक के, इसमें आपका ज़रूरी नहीं है कि फैमिली की ग्रोस इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए। इसमें फैमिली की ग्रोस इनकम का क्राइटेरिया एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट पर लागू नहीं होता, ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया है। ये एनेक्सर हैं, इनमें आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा कि एनेक्सर कौन सा किसके लिए वैलिड है। अब नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से अपलोड करने हैं। आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए फर्स्ट। दूसरा, आपके पास स्कैन कॉपी ऑफ SC BCA BCB जो आपकी सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन की, वो आपके पास होनी चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट क्लेमिंग वेटेज मार्क्स अंडर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। ये आपके एनेक्सर में नीचे दी गई है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से वो मार्क्स लेने के लिए वो सर्टिफिकेट कहाँ पर जाके कैसे बनवाना है। स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन के ऑल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर BA BSc की डिग्री है वो होनी चाहिए, MA MSc की डिग्री है तो वो होनी चाहिए। डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास। EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो एनेक्सर V में मेंशन किया गया है। ऐसे BCA BCB के सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हैं सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स के लिए वो होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लिख के अपलोड करना है, वो बिल्कुल इस वीडियो के लास्ट में
लास्ट पेज पे दिया गया है कि आपको डिक्लेरेशन कैसे क्या लिखना है, वो लास्ट में बताया जाएगा, अभी बताऊंगा आपको। ऐसे ही एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, और ये जो बेनिफिट आप क्लेम करोगे उस हिसाब से आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। और एट द एंड 15.19 में मेंशन किया गया कि आपके पास परिवार पहचान पत्र जरूर होना चाहिए। सो परिवार पहचान पत्र भी आपको अपलोड करना है। सो जिन कैंडिडेट ने नहीं बनवाया है वो बनवा सकते हैं, अभी टाइम है। सो OMR सीट आपकी 3 टाइप से होगी, ओरिजिनल OMR, कमीशन कॉपी और कैंडिडेट कॉपी। तो लास्ट में आपको जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको आपकी खुद की कॉपी भी मिलेगी। पेंसिल आप यूज़ नहीं कर सकते हैं इसमें सर्कल को डार्क करने के लिए। सो अगर आप पेंसिल यूज़ करते हैं तो आपके आंसर्स जो हैं इवेलुएट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि ऑल कैंडिडेट शुड फुलफिल द क्वालिफिकेशन। जो क्वालिफिकेशन है वो आपको कट ऑफ डेट से पहले सब फुलफिल करनी है। नेक्स्ट है इसमें कि आपका फॉर्म किस सिचुएशन में, किन किन सिचुएशन में रिजेक्ट हो सकता है। पहली है, अगर आप मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो रिजेक्ट हो सकता है। अगर एप्लीकेशन में आपने इनकम्प्लीट या फिर ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल किया है तो आपकी रिजेक्ट हो सकता है। फुल फ़ी आपने पे नहीं की है, या हिंदी संस्कृत आपके पास जो कि मेंशन किया गया एडवर्टाइजमेंट में उसकी क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं करते हैं, या फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है कट ऑफ डेट तक आपके पास, या फिर एप्लीकेंट्स डज नॉट इंडिकेट विजिबल आइडेंटिटी मार्क्स इन अप्रोप्रिएट कॉलम। जो विजिबल आइडेंटिटी मार्क्स का जो कॉलम है उसमें आपको वो फिल करना पड़ेगा, उसको आप लेफ्ट नहीं कर सकते। कैंडिडेट इज अंडर एज और ओवर एज ऑन द कट ऑफ डेट, मतलब एज का आपको ध्यान रखना है कि आप एज लिमिट के जो रेंज है उसी में ही होना चाहिए आपका। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डाटा है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जो डाटा है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते वक्त आपने जो डाटा प्रोवाइड किया है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त जो डाटा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जो आपका डाटा है वो मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो भी रिजेक्ट हो सकता है। लैक ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये जो अनेक्जर दिए गए हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन अनेक्जर के हिसाब से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है, EWS का सर्टिफिकेट बनवाना है, नो जॉब सर्टिफिकेट बनवाना है, स्क्राइब के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो स्क्राइब के लिए वो बनवाना है। तो इस हिसाब से आपको ये सर्टिफिकेट बनाने हैं। सो सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एग्जामिनेशन टू राइट, उसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट है। और नेक्स्ट जो है इसमें डिफरेंट अनेक्जर का दिया गया है, वो सर्टिफिकेट दिए गए हैं। और नेक्स्ट एक चीज़ और है, स्क्राइब के अलावा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर ऑन स्क्राइब, ये आपका एनेक्जर 2 में दिया गया है। ऐसे ही एनेक्जर 3 में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो एनेक्जर है ये आपका ये दिया गया है। इस हिसाब से आपको इसका प्रिंट आउट लेके इसी फॉर्मेट में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है। नो जॉब सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट है उसका, नो जॉब सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आपको इसका प्रिंट आउट लेके आपको इसका सर्टिफिकेट बनवाना है। तो ये किस टाइप से आप बनवाएंगे, पहले आप नंबरदार से वेरीफाई करवाएंगे, नंबरदार से वेरीफाई करवाने के बाद आपको पटवारी के पास जाना है, और पटवारी से वेरीफाई करवाने के बाद आपकी फ़ोटो खींचेगी इसमें ऑनलाइन, वहाँ पे तहसील में, आपकी तहसील में फ़ोटो खींचेगी, और वो फ़ोटो खींचने के बाद तहसीलदार या नायब तहसीलदार उसको वेरीफाई करेगा, तब आपका नो जॉब सर्टिफिकेट बन जाएगा। ये ध्यान रखें कि जो फॉर्मेट होना चाहिए वो आपका यही फॉर्मेट होना चाहिए एनेक्जर में। और ये बनवाने से पहले आपको एक एफिडेविट भी बनवाना पड़ेगा जो आपको तहसील में जाके पता चल जाएगा। तो फॉर्मेट ऑफ नो जॉब सर्टिफिकेट है ये आपकी तहसील में जाके ही बनेगा। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट का ये आपका एनेक्जर V में प्रोवाइड किया गया है कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट किस टाइप से बनेगा, उसका फॉर्मेट है ये। विडो का सर्टिफिकेट ये इसका फॉर्मेट है। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का विडो का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है ये। और एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेक्स्ट है एप्लीकेंट फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट फॉर एन एप्लीकेंट हुज फादर हैज़ डाइड, ये उसके लिए जिनके पिता का देहांत हो चुका है। सो इस टाइप से डिफरेंट आपके एनेक्जर दिए गए हैं। सो इस टाइप से आपको अपना ये परफॉर्म में बनवाने हैं। अब लास्ट जो है उसमें आपको जो डिक्लेरेशन सबमिट करना है, डिक्लेरेशन अपलोड करना है। जैसे इसमें डिक्लेरेशन में मेंशन किया गया है ये चीज़ें हिंदी और इंग्लिश में, तो आपका एज इट इज़ इसका प्रिंट आउट लेके इस पर सिग्नेचर करके अपलोड नहीं करना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो जो इसमें हिंदी में लिखा गया है खुद अपनी हैंड राइटिंग में एक A4 साइज ब्लैंक पेपर पे आपको उसको लिख के
और फिर आपने सिग्नेचर करने हैं ऐसे ही इंग्लिश में खुद की हैंड राइटिंग में लिख के और फिर उसको अपलोड करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी गाइस, सो थैंक यू फॉर द